अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड लेक्चर एमसीक्यू डिस्कशन वाले पार्ट में हम हीट के पांचवें सेशन को बाकायदा हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें तरीका ये है कि हर एमसीक्यू में आपने कमेंट में पार्टिसिपेट करना होता है और आपके पास पार्टिसिपेशन के लिए जो टाइम होता है वो 10 सेकेंड होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें, ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से हमने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जो मेल और फीमेल का सेपरेट है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ यूनिवर्सिटी के हवाले से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या एप्टीट्यूड के एमसीक्यू की जो पीडीएफ बुक होती हैं वो हम व्हाट्सएप में बच्चों को शेयर कर देते हैं या पास पेपर शेयर करते हैं, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे तो हम उसमें वहां आपको ऐड कर लेंगे। तो आइए एमसीक्यू नंबर 21 की हम बात करते हैं आज के सेशन में। अ साइकिल टायर बर्स्ट सडनली, दिस रिप्रेजेंट इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस, बी आइसोबैरिक प्रोसेस, सी आइसोकोरिक प्रोसेस और डी एडियाबैटिक प्रोसेस। एक साइकिल का जो टायर है वो अचानक से बर्स्ट हो जाता है, ये किसको शो करता है? याद रहे ये यूनिवर्सिटी के पास पेपर का भी सवाल है। ए आइसोथर्मल प्रोसेस, बी आइसोबैरिक प्रोसेस, सी आइसोकोरिक प्रोसेस और डी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस एमसीक्यू का आंसर उम्मीद है कमेंट में आप मार्क कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस डी। तो वो बच्चे जो बिल्कुल न्यू पार्टिसिपेंट हो, बेटा हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले सेशन को लाजमी देखिएगा, सेकेंड ईयर फिजिक्स के प्लेलिस्ट के पोर्शन में। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो रैपिडली परफॉर्म होना ज़रूरी है। तो सडनली का वर्ड आ रहा है जो शो कर रहा है कि ये प्रोसेस बहुत रैपिडली हुआ, और रैपिडली का मतलब है कि ये प्रोसेस जो है वो क्या है, एडियाबैटिक है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी। तो एक साइकिल टायर अचानक से बर्स्ट हो जाता है, ये एडियाबैटिक को क्या करता है, रिप्रेजेंट करना है। नंबर 22, first law of thermodynamics is a consequence of conservation of A work, B energy, C heat, D all of this। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो किसका कॉन्सिक्वेंस है? कंजर्वेशन ऑफ वर्क, एनर्जी, सी हीट और डी ऑल ऑफ दिस। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है, कमेंट में जो है वो मार्क करें, ए वर्क, बी एनर्जी, सी हीट और डी ऑल ऑफ दिस। तो एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो उम्मीद है मार्क कर चुके अपना आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, एनर्जी। अब एक ज़हीन बच्चा जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है वो क्या करता है, यार वर्क और एनर्जी तो सेम है, यूनिट सेम होती है, हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, लिहाजा आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। लेकिन कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वर्क नाम की कोई चीज़ पढ़ी है आपने? जवाब है नहीं। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट नाम की कोई चीज़ पढ़ी है आपने? जवाब है नहीं। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। तो लिहाजा थोड़ा तसल्ली से आपको सॉल्व करना होता है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वर्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट नाम का कोई लॉ ही नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक रिजल्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। 23, इंटरनल एनर्जी पर मोल ऑफ गैस डिपेंड ऑन A viscosity, B density, C temperature and D thermal conductivity। इंटरनल एनर्जी पर मोल जो गैस की होती है वो किस पर डिपेंड करती है? ए में कहा जा रहा है विस्कोसिटी, बी में डेंसिटी, सी में टेम्परेचर और डी में कहा जा रहा है थर्मल कंडक्टिविटी। ए बी सी डी। तो कमेंट में आपने क्या करना है, जल्दी से पार्टिसिपेट करो, 10 सेकंड में उम्मीद है आपने अपना आंसर कमेंट में लिख दिया होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर। तो जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया है वो सीधा सीधा आंसर देंगे, इंटरनल एनर्जी पर मोल ऑफ गैस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 24, पहले से बता रहा हूं, जिन्होंने मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले आंसर अगर सही दिया हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एमसीक्यू वही सही दे सकता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। तो जिन्होंने मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले इस एमसीक्यू का अगर करेक्ट आंसर दिया हो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें अपने आप को। 2 आइडेंटिकल सैंपल्स ऑफ अ गैस आर अलाउड टू एक्सपेंड। 2 हमारे पास गैस के आइडेंटिकल सैंपल हैं जिनको हमने एक्सपेंड किया। ए में कहा जा रहा है आइसोथर्मली, दूसरे में है एडियाबैटिकली। वर्क डन इज A more in isothermal process, B more in adiabatic process, C neither of them,
डी इक्वल इन बोथ प्रोसेस। हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल सैंपल हैं गैस के जिनको हम अलाउ कर रहे हैं एक्सपेंड के लिए। ए में कहा जा रहा है आइसोथर्मली किया, दूसरे को हमने एडियाबेटिकली किया। वर्क डन इज, तो जिसने हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के सेशन को कंडक्ट देखा होगा तो वहां उनको मालूम होगा कि हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आइसोथर्मल को किसी से भी कंपेयर कर लो, आइसोबैरिक से कर लो, आइसोकोरिक से कर लो, जिससे भी कंपेयर करो, मैक्सिमम वर्क डन जो होगा वो आइसोथर्मल का होगा। तो एडियाबेटिक से कंपेयर कर रहे हैं तो लाजमी बात है आइसोथर्मल में एडियाबेटिक के मुकाबले में वर्क डन होता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है मोर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो 24 का करेक्ट आंसर है ए। तो जो न्यू पार्टिसिपेंट हो, जो बिल्कुल ही इसमें परेशान हो, तो बेटा आप क्या करो, आप सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट पे चले जाओ और एप्टीट्यूड लेक्चर ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स निकालना और उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का क्या करो, लेक्चर निकालो और उस लेक्चर में जाकर क्या कर लो, वहां से आप देखिएगा आपको डिटेल में पूरा एक एक्सप्लेन ये समझ में आएगा और बेहतरीन अंदाज में समझाया हुआ है। तो ए है मोर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। 25 ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस इट्स टेम्परेचर ए फॉल, बी राइजेस, सी रिमेन कांस्टेंट एंड डी बिकम्स 0। ए बी सी डी 10 सेकंड में अपना कमेंट में आंसर लिखें। तो उम्मीद है आप अपना आंसर जो है वो कमेंट में लिख चुके होंगे। तो यहाँ कह रहा है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान, एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान गैस के टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है। एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान गैस के टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है, क्या उसका टेम्परेचर गिर जाएगा या बढ़ जाएगा या सेम रहेगा या 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो राइजेस है। वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने डिटेल में बताया था कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, आइसोथर्मल में क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में। पूरी कार्नोट साइकिल को हमने डिटेल में समझाई हुई है, तो उस सेशन को लाजमी देखिएगा। एडियाबेटिक कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि गैस को कंप्रेस करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है और हमारा किया गया वर्क डन जो होता है उसकी इंटरनल एनर्जी में इस्तेमाल होता है, लिहाजा उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। 26 The second law of thermodynamics is concerned with. The second law of thermodynamics is concerned with A. Conservation of energy, B. Conservation of number of holes, transformation of heat energy into work, D. Conservation of temperature. 10 सेकंड में इसका आंसर दें। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही आसान एमसीक्यू। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क जो है इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। ओके, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पास पेपर के भी सेशन को हम जल्दी से कंडक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।